एवरीवन, वेलकम टू कत्यायन एकेडमी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपका पॉइंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। तो इसमें हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ को किस तरीके से समझ रहे थे, उसमें बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये देख रहे थे कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब वो क्या होता है कि ईएमएफ एक ऐसा ईएमएफ हो जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करे। तो कैसे रिपीट करेगा, एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझ रहे थे। जैसे कि मान लो यहाँ पर नॉर्थ साइड हमने बनाया और यहाँ पर हमने साउथ बना दिया, दो बार मैग्नेट हमने मान लिया, नॉर्थ का और यहाँ पर एक साउथ का। इनके बीच में अगर हम बोले आपसे कि एक कॉइल है और ये जो कॉइल है बेसिकली ये रोटेट कर रहा हो, ये अपने एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहा है, रोटेशन। ये मान लिया इसका एक्सिस है जिसके अलोंग ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये बेसिकली ऐसा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा बराबर। और ये जैसे ही रोटेट कर रहा होगा, आपको पता है कि इस नॉर्थ साइड से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। और जैसे एरिया इसका चेंज हो रहा होगा, यानी कि अगर इस शेप में होगा तो आप सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास कर रही होंगी ना इधर से, और मैक्सिमम अगर पास कर रही होंगी तो उस टाइम पर मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ आएगी। और अगर इंड्यूस ईएमएफ की बात करें तो वो वही ईएमएफ होगा जो बेसिकली अल्टरनेटिंग ईएमएफ को नाम हम देते हैं। वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब ही ये हुआ कि अगर इस शेप में सपोज इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। जैसे ही ये टर्न किया तो आपने देखा कि अब फ्लक्स पास नहीं कर रही हैं। इस टाइम पर आप बोलोगे कि सर इस टाइम पर जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज चेंज नहीं हो रहा है, इस टाइम पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। तो इस शेप में आपने देखा कि वो अल्टरनेट कर रहा है, यानी अल्टरनेट का मतलब क्या, वो कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम कभी मैक्सिमम। तो ये बेसिकली वही ईएमएफ है जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, अपने को रिपीट करेगा। और बट इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ही चेंज होता होगा, चेंज होता ही है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये सपोज ऐसे रोटेट गया, तो जैसे ही ऐसा रोटेशन हुआ आपको पता है कि इस टाइम पर यानी कि कंटिन्यूसली टाइम पर इनका फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज होने का मतलब ही हुआ कि ईएमएफ भी चेंज होगा। और अगर ईएमएफ चेंज हुआ तो फिर करंट भी चेंज होगा। तो इसी तरीके से समझेंगे अल्टरनेटिंग करंट भी एज इट इज दैट करंट विच कॉन्टिन्यूसली चेंज, जो कि बराबर चेंज हो रहा होगा और इनका जो डायरेक्शन होगा वो पीरियोडिकली होगा, रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो इनका डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब थोड़ी सी बात करें हम लोग कि ये सारी बातें तो सर आपने बता दिया, बट हमें कुछ बातें और बताओ। इनका इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या है, ईएमएफ, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ईएमएफ है जिसे आप बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ही बता रहा है कि सर ये साइन के फंक्शन में चेंज होगा। यहां पर देखिए ई वर्सेस टी, यानी कि पोटेंशियल वर्सेस टाइम या फिर करंट वर्सेस टाइम का हमने ग्राफ बनाया। तो यहां पर हमने देखा सर ये अल्टरनेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद ये अपने को रिपीट कर रहा है। तो आपसे पूछें कि सर इनका टाइम पीरियड कितना होगा जब इनका रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर के यहां तक वन टाइम पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां के बाद ये फिर वही पाथ को फॉलो कर रहा है। यहां से यहां का एंगल कितना होगा, 2 पाई, आपको ऑलरेडी पता है। वैसे ही करंट एज इट इज करंट भी फॉलो करेगा। हम आपसे पूछें ई नॉट क्या चीज है, ई नॉट अगर हम बोले साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दो तो ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। वैसे ही साइन ओमेगा टी का नीचे मैक्सिमम वैल्यू रख दो तो आई नॉट मैक्सिमम करंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब थोड़ी सी बात और करेंगे, जैसे कि अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, आप लोग में ही कोई लोग जिन्हें सुनीत मौर्य, बेसिकली हमें ऐसा लग रहा है सुनील लिखा होगा, उनका नाम सुनील हो। वाई इज द यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रीफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज। बेटा ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज रख रहे हो तो काफ़ी अच्छा होगा। आपको हम ट्रांसफार्मर के पास लेकर चलते हैं, अभी खैर हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर होता है और आपको पता है कि इस ट्रांसफार्मर में इधर की तरफ प्राइमरी कॉइल होता है जो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर
सेकेंडरी कॉइल होता है जो आउटसोर्स यानी कि जहां पर हमें यूज करना होता है। ट्रांसफार्मर आपने देखा है कि बेसिकली ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये वर्क किस पर करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर जो कॉइलिंग है इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स क्रिएट होता है और ये जो फ्लक्स होते हैं वो फ्लक्स बेसिकली इस तरीके से इंड्यूस होते हैं दूसरे में, यानी कि यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ क्रिएट होता है। वो क्यों क्रिएट होता है, जैसे ही यहाँ से करंट क्या होता है, चेंज होता है। अगर यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट रहा, ध्यान से सुनना आप, अल्टरनेटिंग करंट रहा तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होती रहेगी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो आप बोलोगे सर इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। अगर करंट ही चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और वो एक पर्टिकुलर एरिया से होकर के पास करेगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो आप बोलोगे सर इसके थ्रू ईएमएफ क्रिएट होगा। और आप बोलोगे सर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो फ्लक्स बेसिकली इस दूसरे वाले कॉइल, यानी कि इसे हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसे सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, और ये लिंक होता है किससे, सेकेंडरी से। यानी कि यहाँ से फ्लक्स चेंज हुआ, इसके अंदर भी चेंज आया और यहाँ चेंज आने के वजह से ही इंड्यूस ईएमएफ आया। और इंड्यूस ईएमएफ जो आउटसोर्स के अंदर आप मतलब यूज कर लेते हो, बाहर की तरफ आप यूज कर लेते हो। ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर होता है, जब आप पावर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पास कराते हो। हायर पोटेंशियल होता है पावर जनरेटर के पास, जब दूर कहीं लेकर आपको ट्रांसमिट करना हो तो आपको पता है कि पोटेंशियल का ड्रॉप होने लगता है। पोटेंशियल का अगर ड्रॉप हुआ बिकॉज वायर के थ्रू आप लेकर जाते हो, वायर के थ्रू लेकर जाते हो, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अगर काफ़ी दूर गया तो आपको पता है पोटेंशियल का ड्रॉप होने लगेगा, फिर हमें ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। और ट्रांसफार्मर का अगर यूज करेंगे तो हमें सर अल्टरनेटिंग करंट ही चाहिए या फिर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल चाहिए, तभी जाकर के सेकेंडरी में ये लिंकअप होगा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा ड्यू टू फ्लक्स। अगर हम बात करें सर इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ के जगह पर, जैसे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के जगह पर हम डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज अगर यूज करते तो क्या होता है। डायरेक्ट वोल्टेज अगर आप यूज करते तो डायरेक्ट करंट आता। डायरेक्ट करंट होता क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है, अल्टरनेट नहीं फ्लो करता है। जैसे अभी पीछे हमने अल्टरनेटिंग करंट दिखाया था। तो अगर डायरेक्ट करंट होता तो क्या इसके थ्रू फ्लक्स क्रिएट होता, नहीं। फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या होता है, फ्लक्स तभी क्रिएट होता है जब उसके थ्रू यानी कि करंट या फिर आप बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो फिर कभी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर आपने डीसी वोल्टेज यूज किया तो यहाँ पर फिर इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। तो फिर हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर पाएंगे। और आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि ट्रांसफार्मर का यूज बेसिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ही यूज किया जाता है, कभी डायरेक्ट करंट डीसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट रीजन यानी कि 2 रीजन दिया गया है, पूछा गया है, गिव्स 2 रीजन। तो फर्स्ट रीजन आप लिख सकते हो, चलिए फर्स्ट रीजन लिख लो। एसी वोल्टेज आर प्रीफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज because it is easy to use in transformer to transmit electricity from one point to another. ये बेसिकली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा, एट लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हमें क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है,
तो फिर हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर का यूज तभी आप कर सकते हो जब आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, बिकॉज डायरेक्ट वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा ही नहीं। थोड़ी सी बातें और, अगर हम आपसे बोलें कि सर अगर आप डायरेक्ट वोल्टेज को क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, यानी कि डायरेक्ट वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो बेटा वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये सेकेंड रीजन में आप लिख सकते हो। इसका रीजन ये भी लिख सकते हो कि पावर जनरेटर ऑफ डायरेक्ट करंट इज सो कॉस्टलियर बिकॉज इट इन यूज्ड, चलो लिख लो, आप लिख लोगे, बिकॉज इट इन यूज्ड। आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, और रेक्टिफायर का ही यूज किया जाता है जब एसी से डीसी या डीसी से एसी में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो वहां पर आप रेक्टिफायर का यूज करना पड़ेगा, और रेक्टिफायर काफ़ी महंगा होता है, उसका सेटअप काफ़ी कॉस्टलियर होता है। तो ये दूसरा रीजन हो जाएगा, आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप आपका बात ये क्लियर हो गया होगा, और ये जो बच्चे हैं इनका मतलब कि डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ करते हैं, चलिए। एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू, मीन वैल्यू बेटा क्या होता है, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू जो होती है। हाँ, एवरेज वैल्यू की अगर बात देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में अगर आप मीन वैल्यू देखोगे, वन टाइम पीरियड के लिए अगर आपने लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वन टाइम पीरियड के लिया, तो वन टाइम पीरियड के लिए कैसा होगा, आपको पता है कि ये सेक्शन बनता है। वन टाइम पीरियड कब होता था, यहां से लेकर के यहां तक। वन टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि सर ये पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव, सेम मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में, सेम मैग्नीट्यूड निगेटिव में, ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसी वजह से एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो केवल और केवल हाफ ऑफ टाइम पीरियड तक लेते हैं, यहां जीरो से लेकर के t/2 तक, जीरो से लेकर के t/2 तक, न कि पूरा फुल, यानी कि वन टाइम पीरियड के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी। दूसरी बात ये है कि अब इनका डेफिनेशन लिखना होगा आपको। तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वो करंट होता है जो किसी सर्किट में उतना ही चार्ज को फ्लो करता है, उतना ही चार्ज को सेंड करता है जितना कोई एक डायरेक्ट करंट किसी सर्किट में सेम टाइम में सेंड करता हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई सर्किट है, उसके अंदर हम बोले कि हाफ ऑफ टाइम पीरियड में अगर डायरेक्ट करंट जितना चार्ज फ्लो करा दे, उतना ही चार्ज कौन फ्लो कराता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, ठीक है। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टडी करंट, वो स्टडी करंट होता है, यानी कि वो डायरेक्ट करंट होता है विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल में ही लेना है, ठीक है, एज इज सेंड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। सेम टाइम में सेम सर्किट में जितना डायरेक्ट करंट फ्लो करा देगा चार्ज को, उतना ही अल्टरनेटिंग करंट अगर फ्लो कराया, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, एवरेज और मीन करंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 2I0 अपॉन पाई। बेटा I0 क्या होता है, आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I0, और पीक वैल्यू भी बोलते हो आप। इनके ओवरऑल वैल्यू कितना होता है, मीन वैल्यू पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होता है, या फिर 63.7% ओनली। तो आपसे यही पूछ लिया जाए कि मीन वैल्यू बड़ी है या फिर पीक वैल्यू I0, तो आप बोलोगे सर ये तो केवल और केवल 63% ही है I0 का, तो ये तो स्मॉलेस्ट हुआ ना, कौन, I एवरेज। ओवरऑल I0 मैक्सिमम वैल्यू होता है। अगर हम बात करें एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, तो ये भी सेम तरीके से सेम वैल्यू आएगी, 63.7% ऑफ E0 या 0.637 ऑफ E, राइट। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। थोड़ी सी बातें, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और EMF इज जीरो ओवर अ साइकिल एज अ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज गेट कैंसल्ड। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन, आप रेशियो ले लेते हो, तो आपने टोटल जैसे ही लोगे वन टाइम पीरियड के लिए, आपको देखने को मिलेगा कि मीन वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसी वजह से हम वन टाइम पीरियड के लिए इसे कंसीडर नहीं करते हैं। अब थोड़ी सी बातें अगर हम आपसे करें, RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर,
वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? तो आरएमएस वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होता है करंट का, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू होती है जो किसी रेजिस्टेंस में, मान लो कोई सर्किट होगा उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, अब उस रेजिस्टेंस के अंदर आप करंट फ्लो करा रहे हो। अगर आपने करंट फ्लो कराया तो रेजिस्टेंस के अंदर आपको पता है कि हीट जनरेट होगा। अब अगर हीट जनरेट हो रहा है, अगर हीट जनरेट हो रहा है तो आपको पता है कि ये जितना थोड़ी सी बातें ये समझ लो आप कि आरएमएस के केस में जो हम करंट फ्लो कराएंगे या फिर जो हीट जनरेट कराएंगे वो किसी भी टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हो, 1 टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पर हम कोई वैल्यू जीरो हमें नहीं मिलता है। यहाँ पर बेसिकली हम हीट जनरेट कराने की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो किसी भी एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है, उस सर्किट के अंदर अगर हम क्या करते हैं कि करंट फ्लो कराएं और रेजिस्टेंस के अंदर हीट जनरेट होने लगा, हमने मान लिया कि 1 टाइम पीरियड के लिए हमने ले लिया। 1 टाइम पीरियड सर क्यों ले रहा हो, 2 टाइम पीरियड क्यों नहीं ले रहा हो, हाफ क्यों नहीं ले रहा हो? 1 टाइम पीरियड बेटा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, इसलिए 1 टाइम पीरियड हमने ले लिया। 1 टाइम पीरियड के लिए अगर कोई करंट फ्लो हुआ किसी सर्किट के अंदर जिसमें रेजिस्टेंस लगा है, उसके अंदर जो करंट फ्लो होने के बाद हीट जनरेट होगा उतना ही करंट अगर डीसी का भी आप फ्लो कराओगे तो सेम हीट जनरेट होता है। यानी कि मतलब ये हुआ, सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो डीसी करंट किसी सर्किट के अंदर अगर आप फ्लो करा रहे हो, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस लगा है, उसके अंदर जो हीट जनरेट होगा उतना ही हीट जनरेट होने लगे अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा उतने ही टाइम में, तो फिर उस अल्टरनेटिंग करंट को आप क्या बोलोगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। That is RMS value of alternating current is that steady current which would produce the same heat. कैसा heat बेटा? Same heat in a given resistance in a given time as is produced by the given alternating current. यानी कि डीसी करंट से किसी सर्किट के अंदर आप जितना हीट जनरेट करा दोगे उतना ही हीट आप अल्टरनेटिंग करंट से भी जनरेट अगर आपने कराया तो उस अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या बोल देते हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, आई आरएमएस की वैल्यू जो आती है आई नॉट बाई रूट 2 आता है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। अब रही बात आई नॉट बाई रूट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0.707 आई नॉट, यानी कि अगर हम बात करें परसेंटेज में अगर देखना चाहो 100 से मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे 70.7% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आई नॉट बड़ा है या फिर आई आरएमएस, आप बोलोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, 70.7 तो 70% अप्रॉक्स है ना आई नॉट का, तो आई नॉट तो ग्रेटर हुआ बिकॉज आई नॉट के पास तो 100% है ना करंट, 100%। हाँ, आरएमएस वैल्यू आप बोलोगे ओनली द पार्ट ऑफ 70% ऑफ आई नॉट। अगर हम बात करें वोल्टेज की, किसकी बात करें? वोल्टेज, यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू, तो ये भी एज इट इज ई नॉट बाई रूट 2 के या फिर 0.707 ऑफ ई नॉट के। इनके डेरिवेशन डिटेल में हमने ऑलरेडी बोर्ड बूस्टर में करा रखा है, तो वहां से आप अच्छे से देख लीजिए। इस पर बेस्ड आपसे इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ये ज़्यादा चांस होता है एग्जाम में आने का, और ये आता ही है। ये कम से कम 3 मार्क्स में आएगा। इसमें पूरा डेरिवेशन आपका है, वो डेरिवेशन आपको करना है। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे देगा या कोई ग्राफ बनाने को दे देगा, इस पर बेस्ड वो भी आपको सॉल्व करने पर पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगर केवल डेरिवेशन आप करते हो 2 नंबर विद डेफिनेशन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना आप। चलिए अगर थोड़ी बातें और कर लें, एसी सर्किट विद अ प्योर रजिस्टर, एसी सर्किट विद अ प्योर रजिस्टर, इसका मतलब क्या है? यानी कि कोई सर्किट है, इसके अंदर हमने देखा कि केवल और केवल रजिस्टर लगा है एक, यानी कि रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ, और इसमें अगर हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको पता है इसका सिंबल ये होता है, ये साइनोसोइडल बना दिया जाता है अंदर की तरफ बिकॉज ये अल्टरनेट होता है। अगर मैं बोलूं कि सर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, हमने मान लिया करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो करंट है वो क्या ईएमएफ के साथ सेम फेज में है, सेम एंगल में है, सेम तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये चेक करना हमारा काम है। चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है बेटा? अगर मैं बोलूं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपने दिया यहां पर, ठीक है, आपने दे दिया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी।
अब अगर हम बात करें सर कि यहाँ पर E के जगह पर I इक्वल टू आई इंटू आर, आपको पता है, तो I इंटू आर लिखा इक्वल टू ई नॉट के जगह आई नॉट इंटू आर लिखा साइन ओमेगा टी। आर से आर कैंसिल, क्या बचा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको देखने को मिला कि सर I भी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ऑलरेडी है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों ही इक्वेशन आपस में इक्वल दिख रहे हैं, मतलब कि ऐसे दिख रहे हैं कि दोनों सेम टाइम में वेरिएशन हो रहा है। यहाँ भी साइन का टर्म है और यहाँ भी साइन का टर्म है, तो इनके बीच में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, यानी कि इनमें कोई ऐसा नहीं है जो आगे आगे चल रहा हो कोई पीछे चल रहा हो, यानी कि कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी बातें और। नो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, हाँ, प्योर रजिस्टिव सर्किट को नो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इसलिए बोलते हैं सर ये एनर्जी का लॉस कराता है, स्टोर थोड़े ना करता है। आपसे यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एंड प्योर रेजिस्टेंस, 3 सर्किट है, इन तीनों में कौन सा ऐसा सर्किट है जो एनर्जी का स्टोर करता है? तो क्या रेजिस्टेंस वहां पे करेगा? नहीं। इंडक्टर के केस में हो सकता है, कैपेसिटर के केस में हो सकता है, बट रेजिस्टेंस के केस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ग्राफ E या फिर I वर्सेस टाइम। हाँ, एंगल के साथ भी हम देख सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा ये जो सेक्शन है ये E क्या है? EMF। और यहां पर जो सेक्शन है ये स्मॉलेस्ट वाली, ये सेक्शन आपका है करंट का। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि सर इनका जो फेज है वो सेम है। इनका फेज क्या है? सेम है। फेज का मतलब क्या हुआ सर? फेज का मतलब एंगल, दोनों सेम एंगल से वेरी कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से वेरी नहीं हो रहा है, सेम एंगल से हो रहा है। देखिए तभी तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं एक ही पोजीशन पर। आर यू गेटिंग? ये आपको एक ही जगह पर मिल रहे हैं एक साथ। आया कि नहीं आया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एग्जाम में तो क्या आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे? वहां पर आपको डायग्राम बनाना होगा। प्योर रजिस्टिव सर्किट की अगर बात कर ले वहां पर, तो ये आपको ग्राफिकल देना होगा, उसको आंसर ग्राफ बनाना ही होगा आपको। अगर आपसे बोलता है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का मतलब ये हुआ कि हमें दिखाइए सर वेरिएशन दोनों के बीच में, ईएमएफ के बीच में और करंट के बीच में वेरिएशन कितना हो रहा है फेज का, यानी कि एंगल का। आप सिंपल सा तरीका क्या है अपनाओ, y वर्सेस x आपने एक्सिस लिया और आपको पता है कि जो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी कहाँ से एंगल ले लिया हमने? x एक्सिस से हमने मान लिया, x एक्सिस से आपने मान लिया कि सर एंगल कितना बन रहा है? ओमेगा टी। ओमेगा टी इज एंगल बिकॉज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी आप बोल सकते हो टी टाइम में, दैट इज रोटेशन विल बी थीटा। तो आपने देखा ई नॉट इधर की तरफ है, ठीक है, और आई नॉट भी एज इट इज सेम एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि सर आई नॉट और ई नॉट दोनों का इक्वेशन सेम है, फेज एंगल दोनों में बराबर है। फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। फेज डिफरेंस का मतलब हुआ कि सर दोनों के बीच में कितने एंगल का वेरिएशन है। तो क्या दोनों में वेरिएशन है क्या? नहीं। ओके, अब बात करेंगे एसी सर्किट विद अ प्योर इंडक्टर। किसकी बात करेंगे? इंडक्टर का। तो इस केस में क्या सर ये आपस में सेम फेज में होंगे? इनका साइनोसॉइडल जो डायग्राम होगा, ग्राफ होगा, वो सेम होगा या कुछ अलग होगा? इनका फेजर डायग्राम कुछ सेम होगा या अलग होगा? तो ये बातें हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो आपका पोटेंशियल दैट इज हियर। अगर मान लो यहाँ पर एक इंडक्टर आपने लगाया है, ठीक है, इस इंडक्टर को आपने ईएमएफ क्या दे दिया? अल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर बात की जाए यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा सर आई, तो क्या ये करंट और ईएमएफ ये दोनों ही सेम फेज में है? नहीं। यहां पर करंट बेसिकली क्या कर जाता है? करंट क्या कर जाता है? लैग। लैग का मतलब क्या हुआ? पीछे हो जाता है। कितना एंगल पीछे रहता है सर? π/2। कितना एंगल? π/2। देखिए दोनों में कंपेयर करो आप, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I इक्वल टू आई नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, यानी कि करंट के केस में पाई बाई टू क्या हो रहा है, पीछे है। किससे? ईएमएफ से। नहीं समझ में आई बात आपको? यहां पर बेटा अगर हम आपसे बोले, देखो ये ग्राफ आपने बनाया ई वर्सेस टी, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये डायग्राम अगर आपने ईएमएफ का ले लिया, ईएमएफ का जीरो से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर साइन का केस तो ऐसा ही होता है ना, साइन का जो डायग्राम होता है यही होता है। बट यहां पर सर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई टू, यानी कि ये पाई बाई टू क्या है, पीछे है करंट। और अगर पीछे है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर इनको स्टार्ट कहां से करोगे आप, इनको फिर बॉटम से, ये पीछे है ना, तो यहां ये निगेटिव में आ जाएगा ना वैल्यू, यानी कि नीचे है ना। तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, इनका स्टार्टिंग कहां से है, यहां से, ई का। करंट का स्टार्टिंग कहां से है, नीचे से। तो ये आपका आई वर्सेस टी बोल लो, या फिर ई वर्सेस टी। तो यहां पर आपने देखा कि ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितना एंगल, पाई बाई टू। ये देखिए ये कितना एंगल है भाई, यहां से लेकर यहां तक, पाई बाई टू, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है करंट, देख रहे हो आप, जबकि ईएमएफ यहां से जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने देखा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, आगे भी आप ले जा सकते हो। एंगल आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पर पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, फिर यहाँ पर 3 पाई बाई टू, यहाँ 2 पाई, फिर 5 पाई बाई टू, 3 पाई, इस तरीके से यहाँ पर एंगल होते हैं, वेरी करते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मैक्सिमम वैल्यू तो आई नॉट होगा करंट की, मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की ई नॉट होगा, जाहिर सी बात है। दोनों के बीच में फेजर डायग्राम अगर हमें बनाने को बोल दे, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे आप? फेजर डायग्राम आपको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाना होगा। y वर्सेस x एक्सिस आपने लिया, और अब फिर EMF को सेम तरीके से जैसे आपने पहले लिया था ओमेगा टी एंगल पर, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ओमेगा टी एंगल पर आपको लेना होगा। ओमेगा टी एंगल पर आपने लिया, ठीक है, बट इस ओमेगा टी एंगल से करेंट को लैग कराना है पाई बाई टू एंगल। लैग का मतलब पीछे रखना है। तो पीछे कैसे रखोगे? अगर हम आगे ले जाएं ये 90 डिग्री करंट का, तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये तो आपने आगे लेकर चले गए पाई बाई टू एंगल। आप पीछे रखो, पीछे, तो पीछे कैसे होगा? जब इनसे 90 डिग्री नीचे की तरफ होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने देखा कि ये वाली वैल्यू इज करेक्ट है और ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। ये करंट की है आई नॉट, और ये आपका ईएमएफ का होगा। दोनों के बीच में एंगल का, फेज का डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू। लीड, अगर हम आपसे पूछ लें यहाँ पर लीड और लैग का बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। अगर मैं पूछूं कि सर इसमें करंट आपका ईएमएफ से पाई बाई टू एंगल लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? आप बोलोगे सर ये पाई बाई टू एंगल लैग कर रहा है करंट किससे? ईएमएफ से। अगर यही बात हम बोले लीड की बात कर लो सर, तो लीड मतलब आगे होना, लैग मतलब पीछे होना। तो लीड कौन कर रहा है? ईएमएफ। किससे? करंट से। कितना? पाई बाई टू। कितना? पाई बाई टू। ओके, दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब सर फेज से रिलेशन है इनका। किससे? फेज से रिलेशन। फेज से रिलेशन का मतलब एंगल। फेज का मतलब ही होता है बेटा एंगल। ओके, करंट लैग्स, करंट लैग कर रहा है बिहाइंड ईएमएफ बाई पाई बाई टू रेडियन। नेक्स्ट, ऐसी सर्किट विद द कैपेसिटर, यानी कि प्योर कैपेसिटर, किसी सर्किट के अंदर अगर केवल और केवल कैपेसिटर लगा हो, फिर क्या होगा? मान लो एक कैपेसिटर है यहाँ पर, और यहाँ एक सर्किट दिख रहा है जिसमें ईएमएफ आपने इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ यूज कर लिया आपने। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा। कैपेसिटर है, एनर्जी को स्टोर करेगा, आपको पता है चार्ज बेसिकली स्टोर करता है। अगर मैं आपसे बोलूँ सर इनमें क्या रिलेशन होता है करंट में, ईएमएफ में, तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने बता रखा है डिटेल डेरिवेशन बोर्ड बूस्टर के प्रोग्राम में। यहाँ पर हम केवल इतना बताएंगे कि कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, फटाफट रिवीजन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट का अब क्या होगा सर? करंट इस केस में बेटा लीड करता है।
करंट क्या करता है, लीड करता है, कितना एंगल, π/2। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में, फिर रजिस्टर में, कैसे याद करेंगे। तो याद करने का सिंपल सा तरीका, रेजिस्टेंस के केस में सर कोई चेंजेस नहीं होता है, रेजिस्टेंस के केस में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर किसी सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हो, अगर किसी सर्किट के अंदर केवल और केवल इंडक्टर लगा हो, यानी कि L से आप डिनोट करते हो, ठीक है, तो वहां पर L से डिनोट करते हुए इंडक्टर को आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर लैग करता है करंट, किससे, EMF से। अगर बात करें कैपेसिटर का केस, अगर हम ले ले कैपेसिटर के केस में आपको देखने को मिलेगा लीड करेगा, कितना एंगल बेटा, π/2। इनका आप साइनसोइडल डायग्राम बना सकते हो, y वर्सेस x, यानी कि इस एक्सिस को आप क्या बोल सकते हो, EMF या फिर करंट वर्सेस टाइम, या फिर आप बोल दोगे थीटा, दैट इज इक्वल टू ω/t, बोल सकते हो आप। यहां पर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये डायग्राम किसका है, बताओ जल्दी, EMF का होगा, बिकॉज 0 से स्टार्ट हुआ है सर। अगर मैं पूछूं कि सर यहां पर हमें करंट की बात करो, तो करंट लीड कर रहा है ना π/2, क्या कर रहा है, लीड। और लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब होता है सर आगे की तरफ, यानी कि ज्यादा होना। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से, यहां से, ये कितना एंगल ज्यादा है, आपसे पूछा जाए कितना एंगल, तो आप बोलोगे सर ये π/2 एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो π/2 एंगल अगर ज्यादा है तो ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, इस तरीके से, देखिए ध्यान से, इस तरीके से। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि कौन लीड कर रहा है, करंट, कितना एंगल, आप बोलोगे सर π/2। क्या इनके बीच में एंगल आप बता सकते हो, यहां पर क्या होगा, पाई होगा, यहां पर क्या होगा, π/2 होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे सर ये 3π/2 होगा, यहां पर क्या होगा 2π, यहां पर क्या होगा 5π/2, यहां पर क्या होगा 3π। इस तरीके से एंगल आपका चेंज हो रहा है, ω/t। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। फेजर डायग्राम आपसे बनाने को बोल दिया जाए, फेजर डायग्राम क्या आप नहीं बना पाओगे, y एक्सिस x एक्सिस, अगर फेजर डायग्राम की बात कर दी जाए तो आप बोलोगे सर यहाँ पर EMF अगर आपने E लिया, दैट इज ω/t एंगल पर है x एक्सिस से। मैं आपसे पूछूं सर इस केस में करंट क्या करेगा, करंट लीड करेगा कि लैग करेगा, क्या होगा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, लीड होगा लैग होगा, करंट लीड होगा, कितना एंगल, π/2, यानी कि यहां से एंगल हमने π/2 चला और देखा कि यहां पर हमें कुछ लोग मिले जो ऐसे जा रहे थे, दैट इज नोन एज I0, दैट इज नोन एज I0। और इस I0 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली I यहाँ पर बोलोगे आप, I0 sin ω/t बोल लो, पूरी बात अगर बोलना है तो यहाँ पर E = E0 sin ω/t बोल लोगे आप, ठीक है, I = I0 sin ω/t, यहाँ पर E = E0 sin ω/t। तो आपने देखा कि ये कितना एंगल लीड कर रहा है, π/2, कौन, करंट, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो देख लो आप, यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लो, देख लो आप, कुछ भी डाउट हो। फेजर डायग्राम आपको हमने बना के दिखाया अभी, y एक्सिस, x एक्सिस, E0, I0, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ये साइनोसॉइडल फॉर्म में, चलिए फटाफट हमने ये बना करके दिखा दिया था। अब बात करें एसी करंट विद LCR सर्किट। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर LCR सर्किट होता क्या है। बेटा LCR सर्किट वो सर्किट होता है जिसके अंदर L यानी कि इंडक्टर, C यानी कि कैपेसिटर, R यानी कि रेजिस्टेंस, तीनों ही एक साथ ऐड हो। सीरीज भी केस होता है, पैरेलल का केस होता है। आपके सिलेबस में केवल सीरीज का केस है, केवल सीरीज ही पढ़ेंगे हम लोग। और सीरीज के केस में अगर देखो आप तो यहाँ हमने इंडक्टर लिया, यहाँ कैपेसिटर लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, कोई डाउट नहीं। मैं आपसे बोलूं कि सर इस केस में आपने फिर EMF यूज किया, अल्टरनेटिंग EMF आपने यूज कर लिया, अल्टरनेटिंग EMF आपने यूज किया इक्वल टू E0 sin ω/t। फिर हमने देखा कि सर इसके अंदर इंडक्टर लगा है L, यहाँ कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल का ड्रॉप हमने VC मान लिया, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग VR मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। थोड़ी बातें और याद करो आप, याद करो इंडक्टर के केस में करंट लीड करता है कि लैग करता है,
याद करो इंडक्टर, इंडक्टर को शो कैसे करते हो, एल से, एल का मतलब लैग, एल का मतलब लैग, तो याद करने का तरीका। सी कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में सर फिर रेज कर जाएगा, एक में अगर लैग किया तो दूसरे में लीड कर जाएगा करंट, किससे, ईएमएफ से, याद करने का तरीका है। बाकी हमारे ऐसे बच्चे तो वहाँ भूल जाते हैं, आप ना भूलना, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, लीड या लैग, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं होता है, लीड या लैग दोनों ही केस नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए थोड़ी सी इनकी, एक साथ अगर कुछ बातें हम लोग कर लें, जैसे यहाँ पर देखिए, द अप्लाइड ईएमएफ अपीयर्स एज वोल्टेज ड्रॉप्स वीआर वीएल एंड वीसी अक्रॉस आर एल एंड सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि वीआर बीएल वीसी ये सब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप हैं बेसिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, जैसे इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, आपको पता है ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस अगर प्योर लगा है तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर हम बात करें इन इंडक्टर यानी कि इन एल, इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट लैग करेगा पाई बाई टू, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। नेक्स्ट इन कैपेसिटर करंट्स लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। अब अगर इनका हम फेजर डायग्राम बनाएं तो आसानी से बना सकते हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिएगा यहां पर हमने फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश की, कैसे बनाओगे आप, आपको वहां पर तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, बट यहां पर भी हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा ये आपने वाई एक्सिस मान लिया, ये आपने एक्स एक्सिस मान लिया। आप जनरली इधर की तरफ आप करंट को ले लो, क्या ले लिया आपने, करंट को। अगर इधर करंट लिया तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस भी इधर ही होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इधर ही होगा, यानी कि आप बोलोगे पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का ड्रॉप, तो रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल ड्रॉप इधर ही होगा और करंट भी इधर ही होगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। मैं पूछूं कि करंट से कौन लीड करता है, याद करो, पोटेंशियल लीड करता है ना, याद नहीं आ रहा है, याद करो याद करो। अगर इंडक्टर की केस की बात की जाए तो पोटेंशियल हमेशा पाई बाई टू एंगल लीड करता है, याद करो। या बोलोगे आप पोटेंशियल लीड करेगा करंट से या करंट लैग करेगा किससे, पोटेंशियल से। तो हमने मान लिया कि सर इधर की तरफ क्या रहा, वी एल, तो देखिए करंट पाई बाई टू लैग कर रहा है ना, क्या कर रहा है, लैग कर रहा है पाई बाई टू। और अगर बात की जाए कि सर करंट किससे लीड करता है, तो करंट आपका कैपेसिटर से लीड करता है, यानी कि कैपेसिटर के केस में जो पोटेंशियल होता है उससे लीड करता है करंट। तो हमने देखा सर कैपेसिटर नीचे की तरफ हमने ले लिया और उसका पोटेंशियल ड्रॉप वीसी बोल दिया। तो यहां से आपने देखा कि लीड कौन कर रहा है, करंट। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। वीसी से कौन लीड कर रहा है, करंट लीड किया, पक्का। तो अब अगर हम बात करें कि सर यहां पर देखिए VC एज इट इज, VL एज इट इज, R VR दैट इज करंट एंड पाई बाई टू ऑल ऑफ यू। यहां पर देखिए कुछ बातें कंसीडर करनी पड़ती है। यहां पर हमें यह मानना पड़ता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन इन कैपेसिटर। तो अगर हम मान लेते हैं इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर ये बातें आपने लेट कर ली, VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VL ज्यादा है VC से फिर क्या होगा, तो आप VC को ऊपर की तरफ ले जाओ। मान लिया कि VC कम है, VL ज्यादा है, तो दोनों को एक साथ अगर कंसीडर आप करोगे तो दोनों ऊपर चले जाएंगे ना। तो VL ऊपर की तरफ ही था, VC को ऊपर ले गए बट माइनस के साथ, डायरेक्शन चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो VL माइनस VC ऊपर आ गया। करंट अभी भी इधर ही है और एंगल इनके बीच में कितना है, पाई बाई टू। देख लो ध्यान से, कोई डाउट, VL माइनस VC वर्सेस VR, ठीक है। अब इनका हम देखना चाहते हैं कि सर इक्विवेलेंट पोटेंशियल, तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल इधर कहीं आएगा E, यानी कि ये VL माइनस VC ऊपर की तरफ, VR इधर की तरफ, तो इनका इक्विवेलेंट यानी कि आप बोलोगे रिजल्टेंट, बेसिकली बोल लो आप इनको क्या बोलोगे, रिजल्टेंट दैट इज E। और E की जो वैल्यू होगी आप यहां से लिख सकते हो, E इक्वल टू रूट के अंदर VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये आपका टोटल EMF, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए यहां पर ये दिया है, ये देखिए, कोई डाउट,
नहीं होना चाहिए। अब अगर हम छोटी सी बात और करें, थोड़ी सी बात और करना चाहते हैं हम, जैसे कि मैं आपसे पूछूं सर जब ऐसे LCR सर्किट हो तो उसमें करंट जो फ्लो हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर अभी भी हम EMF E ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? E। और यहां पर हम ये देखेंगे कि जो हमारा EMF E है, ठीक है, बट यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का एक नया नाम आ जाएगा, दैट इज नोन एज इंपीडेंस। इंपीडेंस, इंपीडेंस। और इंपीडेंस बेसिकली, इंपीडेंस क्या होता है? एक बच्चे का कमेंट आया था, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छे से, तो उन लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा है बीच बीच में, अच्छा होना भी चाहिए, आना भी चाहिए। तो इम्पिडेंस की अगर बात करें बेटा, तो किसी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर इम्पिडेंस बेसिकली रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय, टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नोन एज इम्पिडेंस। ठीक है, किसी सर्किट में सबके वजह से रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है। बेसिकली इम्पिडेंस एक रेजिस्टेंस ही है, कब? जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो। तो इतनी बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो I = E अपॉन जेड, E की वैल्यू ये हुआ। रही बात जेड की, तो जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे सर? तो जेड की वैल्यू भी हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे फाइंड करोगे आप। देखिए कुछ चीजें हम रफ कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए फिर जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? E के जगह पर I × R, सॉरी I × क्या रखोगे बेटा? I × जेड, बिकॉज जेड ही तो है टोटल रेजिस्टेंस। इक्वल टू VL को जगह आप क्या, VL के जगह पर क्या रखते हो? याद करो I × XL माइनस VC के जगह I × XC। XL और XC का नाम तो सुना होगा ना आपने। XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि XL क्या होता है? जो प्योर इंडक्टर होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम XL से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ω/L। याद होगा आपको। XC क्या होता है? प्योर कैपेसिटर के अंदर की बात करते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, और इसकी वैल्यू होता है 1/ωc। यहाँ पर प्लस VR का होल स्क्वायर। VR मतलब कि V पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस, तो I × R बोल दिया, I × R का होल स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर कॉमन कर दो। जैसे ही I स्क्वायर कॉमन करोगे I बाहर आ जाएगा, और I जैसे ही बाहर आया आपने क्या किया? I को यहाँ पर ला दिया आपने, इस I को, इस I को और इस I को कॉमन करके आपने बाहर कर दिया। I से I कैंसिल आउट, ओनली Z की वैल्यू क्या बचा? ध्यान से देखिए, रूट के अंदर XL - XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R का होल स्क्वायर। ये पूरा ब्रैकेट है, अंडर रूट है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि Z की वैल्यू जो होगी रूट के अंदर XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। इट इज नोन एज इम्पिडेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस, दैट इज डिनोटेड बाय Z एंड इट्स वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R का होल स्क्वायर। हाँ, थोड़ी सी बातें और करेंगे यहाँ पर। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं फेजर डायग्राम हमने बना लिया, इस फेजर डायग्राम में अगर हम फाई की वैल्यू की बात करें तो tan phi आप फाइंड करोगे, और tan phi की वैल्यू की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? VL - VC अपॉन VR। तो आपने देखा VL - VC, कहीं पर आप लिख लो, थोड़ा सा इनको रफ करके हटाए, आपको ये ऑलरेडी पता चल गया। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा, सबसे आसान चैप्टर यही है, बिकॉज इसमें हर एक चीज आपको दिखता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें tan phi की, तो हो क्या रहा है? देखिए VL - VC ऊपर की तरफ यानी कि परपेंडिकुलर है, VL - VC अपॉन बेस क्या है? VR। तो आपने यहां पर क्या लिखा? VL के जगह पर क्या लिखोगे? I × XL माइनस I × XC अपॉन I × R। I कैंसिल आउट, क्या बचा? XL - XC अपॉन R। देखिए यहां पर XL - XC अपॉन R, ठीक है। XL की जगह ω/L रख दिया, XC की जगह 1/ωc रख दिया, R की जगह R रख दिया, नो प्रॉब्लम। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करें यहाँ पर कुछ बातें, जैसे कि हमने अगर VL - VC लेट किया था कि VL इज ग्रेटर देन VC,
तो अगर हमने अलग अलग केस कर लिया, जैसे कि अब यहाँ पर XL इज ग्रेटर देन XC की बात कर लो, तो फिर क्या क्या चेंजेज आएंगे, ये सारी बातें हैं। व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, तो XL ज्यादा होगा तो ओमेगा L ज्यादा होगा 1/ωc से, तो उस केस में tan phi पॉजिटिव होगा, बिकॉज tan phi की वैल्यू थी आपको अभी आपने पढ़ा XL माइनस XC/R, यही तो था, याद करो। तो आपने देखा कि सर tan phi क्या हो जाएगा इस केस में पॉजिटिव, कब XL ग्रेटर देन हो जाए XC से। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इफ XL इज लेस देन XC, और इस केस में अगर बात करो कि अगर XL ज़्यादा हो गया तो सर क्या बोलोगे उस सर्किट को, तो आप बोलोगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। अगर आप बात करें कि XL इज लेस देन XC, तो XC ज़्यादा हो गया, तो XC अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप बोलोगे tan phi विल बी निगेटिव, बिकॉज XC बढ़ा तो XC निगेटिव वाली टर्म बढ़ी, तो निगेटिव वाले ऊपर माइनस हो जाएगा, tan phi निगेटिव हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये जो सर्किट होगा XC अगर बड़ा है तो इंडक्टिव कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस जब आप लोगे XL मस्ट बी इक्वल टू XC, अगर ऐसा केस आपने ले लिया तो XL XC के बराबर हो जाएगा, tan phi की वैल्यू 0, phi की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो phi की वैल्यू अगर 0 हो गई तो देखो यहाँ पे phi की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये तो वही केस है ना, याद करो कौन सा केस है, जब प्योर रेजिस्टेंस होता था, ठीक है। बिकॉज आप देखा था ऊपर XL अगर मानते हो, नीचे XC मानते हो, और इधर की तरफ रेजिस्टेंस मानते हो, और इधर एक करंट था, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो केवल और केवल कौन बचेगा, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो आप देखोगे कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा 0 हो जाएगा, और आपको देखने को मिलेगा द करंट एंड द EMF आर इन द सेम फेज, बेसिकली इधर आपका VRB होता था, ठीक है। current and the EMF are in same phase. The impedance does not depend on the frequency of the applied EMF. LCR circuit is behaves like a purely resistive circuit. Because अगर ये दोनों आपस में XL और XC बराबर हो जाएंगे, केवल रेजिस्टेंस बचेगा, तो आप बोलोगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। और यही केस होता है आपका फ्रीक्वेंसी का, याद रखना इस बात को, यही केस होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, जब XL बराबर हो जाता है XC के। LCR सर्किट, आई होप बेटा वैष्णवी पांडे, आई होप आपको ये LCR सर्किट क्लियर हो चुका होगा। इम्पीडेंस, व्हाट इज इम्पीडेंस बेटा, इम्पीडेंस याद करो रेजिस्टेंस ऑफर्ड by a circuit in which resistance या फिर रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर प्रेजेंट। टोटल रेजिस्टेंस लिखो तो ज्यादा बेस्ट होगा, टोटल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सर्किट इन विच रेजिस्टेंस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर प्रेजेंट। यानी कि इन तीनों के वजह से जो अपोजिशन ऑफर होता है, उसे ही हम क्या बोलते थे, इम्पीडेंस। याद करो डिनोट करते थे Z से, इसकी वैल्यू होती थी रूट के अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस का R स्क्वायर। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी, याद आया। अभी जस्ट ओवर हुआ है, LCR सर्किट ऑलरेडी ओवर हो चुका। बेटा बात आती है ट्रांसफार्मर की, और ये वो लोग हैं जिनको याद होगा कि वो पूछ रहे थे सर DC वोल्टेज क्यों नहीं प्रीफर किया जाता है ओवर AC के, यानी कि AC को ही क्यों प्रेफर किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर से आपको क्लियर होगा थोड़ी सी बातें। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो लो करंट पर हायर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल में या फिर लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस है जो केवल और केवल AC करंट पर या फिर AC वोल्टेज पर ही वर्क करता है, ये DC पर वर्क नहीं करता है। बिकॉज अगर यहाँ पर सिंबल हम AC का लेकर चलते तो यहाँ पर कॉन्टिन्यू यानी कि कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो होता है। कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो होने के वजह से आपको देखने को मिलता है कि सर यहाँ पर जो आपने
बनाया है, जो आपने ईएमएफ लिया है, बेसिकली ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, उस ईएमएफ का क्रिएट होने का रीजन क्या है, तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ क्रिएट होता है वो बेसिकली फ्लक्स लिंक होने के वजह से होता है। अगर फ्लक्स लिंक होगा तो आपको पता है, अगर फ्लक्स प्रॉपर लिंक होगा तभी दूसरे वाले कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अगर यहाँ डायरेक्ट करंट फ्लो कराते यहाँ पर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता, कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं होता, दूसरे में लिंकअप नहीं होती, अगर दूसरे कॉइल में लिंक नहीं होता तो इधर से लोड रेजिस्टेंस में कोई ईएमएफ या फिर कोई करंट पास नहीं करता। ठीक है। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड इन द पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. The transmission current is AC. It is commonly used to increase or decrease the supply voltage without a change in the frequency of alternating current between the circuits. यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी का चेंजेस नहीं होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हम आपसे बोलें कि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर बेसिकली पावर का ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है। तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, तो आई प्राइमरी इंटू पी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू वी, तो बी प्राइमरी इक्वल टू आई सेकेंडरी इंटू वी सेकेंडरी। तो आपने देखा अगर ये लो करंट होगा तो पोटेंशियल हाई होगा, और अगर पोटेंशियल हाई होगा तो यहाँ पर वोल्टेज को क्या करना होगा, लो कराना होगा। मान लो कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ हमें ले जाना है, यूज कर रहे हैं हम बेसिकली ट्रांसफार्मर का। तो वोल्टेज अगर हाई रहा होगा तो उसे यहाँ पर वोल्टेज को लो करोगे, तो जब ये वोल्टेज हाई रहा होगा तो यहाँ पर करंट लो रहा होगा और यहाँ करंट फिर हाई हो जाएगा, बिकॉज एक हाई तो दूसरा लो होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होगा। और यही आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का पर्पज होता है कि पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर हो जाए, लॉस ना हो। ठीक है, लॉसेस ना हो। अब थोड़ी सी बातें और कर लें कि कौन कौन से ऐसे ट्रांसफार्मर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए और कौन कौन से ट्रांसफार्मर को डिक्रीज करने के लिए यूज करते हो। तो सिंपल सा तरीका है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर थोड़ी सी बातें और कर लिया जाए। जैसे ये प्राइमरी कॉइल है तो इसके अंदर हमने मान लिया कि प्राइमरी कॉइल में नंबर n ऑफ p है और इधर सेकेंडरी कॉइल में नंबर n ऑफ s है। और इनका जो प्रिंसिपल होता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, तो आप बोलोगे सिंपल सा फैराडेज लॉ पर। और फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस ईएमएफ, बेसिकली इंड्यूस जो ईएमएफ होता है उसके वजह से, वो क्यों इंड्यूस ईएमएफ आता है, तो वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, और फ्लक्स यहाँ पर चेंज हुआ, वो चेंज होकर के इधर लिंकअप हुआ। और वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दो कॉइल है और ये दोनों कॉइल यानी कि एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जा रहा है, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल बेसिकली आपका म्यूचुअल इंडक्शन का है। और यहाँ पर मेन जो प्रिंसिपल के अंदर की बात की जाए तो वो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग है। तो आपने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ जो होगा इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर भी तो ईएमएफ डिपेंड कर रहा है। अगर ये डी फाई बाई डी टी को कांस्टेंट कर दो, एन को बढ़ाओ ईएमएफ बढ़ेगा, एन को घटाओ ईएमएफ घटेगा। तो कहीं पर आपको देखने का मिलेगा कि ये जो टर्न है सर कहीं पर ज्यादा दिखेगा, कहीं पर कम। जब हमें आउटपुट ज़्यादा लेना होगा, यानी कि आउटपुट ज़्यादा, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाएगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एन की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो ज़्यादा होनी चाहिए। थोड़ी सी बातें और, आउटपुट पावर आपको पता है इनपुट पावर के बराबर होगा किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें ES इंटू IS, यानी कि बेसिकली पोटेंशियल इंटू करंट, प्राइमरी में इक्वल टू सेकेंडरी के अंदर पोटेंशियल इंटू करंट के जस्ट बराबर होगा। ES अपॉन EP मस्ट बी इक्वल टू IP अपॉन IS। हाँ, अगर हम बात करें ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS, और ये जो यहाँ पर अगर हम इनपुट यानी कि प्राइमरी और आउटपुट सेकेंडरी की बात करें तो दोनों का रेशियो, अगर यहाँ पर मान लो हम प्राइमरी बोल दें तो एन भी तो प्राइमरी बोलोगे, और दूसरा केस ले लो ई सेकेंडरी और यहाँ पर एन सेकेंडरी, तो अपॉन में अगर करोगे तो ईपी अपॉन ES इक्वल टू एनपी अपॉन NS आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न का भी रेशियो इनके EMF के
बराबर रेशियो के होते हैं। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो आपको पता है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के जस्ट बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिटेल बातें हम लोग कर रखे हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा ही ट्रांसफार्मर लिख लेना, 99% आने के चांस होते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर याद करो, मैं आपसे पूछ लूँ यही बातें पूछ ले एग्जामिनर अगर आपसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस काम में आता है, आप बोलोगे सर पोटेंशियल को इंक्रीज कराने की, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाने के लिए। मैं अगर यही पूछ लूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी और लेस देन प्राइमरी, आप बोलोगे सर मोर देन प्राइमरी, बिकॉज हमें सेकेंडरी कॉइल के तरफ क्या करना है, पोटेंशियल हाई करना है। तो पोटेंशियल हाई करने के लिए फ्लक्स तो कॉन्टिन्यूअस आएगा ना, कॉन्टिन्यू एंड कांस्टेंट। तो मैं बोलूँ अगर कांस्टेंट है तो सर आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइए और आपको ईएमएफ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ टर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखिए NS, दैट इज नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल का टर्न NP से ज़्यादा है। ठीक है, ES इज ग्रेटर देन EP, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होगा इंड्यूस ईएमएफ। हाँ, करंट की अगर बात करी जाए तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, बिकॉज आउटपुट पावर इनपुट पावर के जस्ट इक्वल होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, थोड़ी सी बात है और स्टेप डाउन की बात कर लो। तो स्टेप डाउन की अगर बात हम करें, स्टेप डाउन में आपने देखा कि पोटेंशियल को ड्रॉप कराया जाता है। पोटेंशियल को अगर आप ड्रॉप कराओगे तो सर यहाँ से फ्लक्स तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रहा होगा, यानी कि पास कर रहा होगा, लिंक कर रहा होगा। आप बोलोगे मैं पूछूं आपसे, मैं पूछ लूँ अगर यहीं पर आपसे कि सर ये बताओ प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम क्यों है? तो सेकेंडरी में सर हमें पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ भी तो कम ही लाना है, और ईएमएफ आपका डिपेंड किस पे करता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर n पर भी तो डिपेंड कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो ये n अगर कम हुआ यानी कि नंबर ऑफ टर्न कम हुआ तो ईएमएफ भी तो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ईएमएफ आपका कम हो जाएगा। तो NS इज लेस देन NP, सेकेंडरी कॉइल का जो टर्न है नंबर वो कम होगा। ES इज लेस देन EP बट करंट इज मोर देन प्राइमरी। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। बेटा एक बार पहले पूरा वीडियो देखना है आपको, जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं उन सबको देखिए, उसके बाद इसे पढ़िए। ठीक है, ये केवल रिवीजन का बैच है, एक क्लास में सारे वीडियो, वहाँ तो आपको 8-10 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर डिटेल डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर केवल ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इम्पिडेंस का जो टॉपिक है यानी कि LCR सर्किट, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा, तीनों का ही अलग अलग रेजिस्टेंस दे देगा, वहाँ पे आपको नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोल देगा, नेट पोटेंशियल फाइंड करने को बोल देगा, ड्रॉप दे देगा अलग अलग, नेट पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, लास्ट टॉपिक आपका है AC जनरेटर, और AC जनरेटर की भी बात की जाए तो ये भी आपका इंड्यूस ईएमएफ पर ही बेस्ड होता है। जैसे कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट वर्क करता है, कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली AC जनरेटर भी इसी काम के लिए होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट को ये जनरेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि AC जनरेटर तो आपने देखा ही होगा, जो रोटेट करता रहता है एक साइकिल में, और वहाँ पर आर्मेचर बेसिकली वहाँ पर एक कॉइल होता है दैट इज रोटेटेड कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली क्या करता है, रोटेट करता है, कॉइल होता है। देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, ये एक साउथ यानी कि मैग्नेट है, ये साउथ बार, ये नॉर्थ बार। तो नॉर्थ से आपको पता है कि साउथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। यहां पर देखिए ध्यान से, एक कॉइल है, ये एक कॉइल हम आपको दिखा रहे हैं, ये कॉइल देखिए आप, फिर ये कॉइल। अब यहां पर देखिए ये दो रिंग हैं और यहां पर दो पॉइंट है जो कि कनेक्टेड है। अब जैसे ही ये रोटेट करता है, ये जैसे जैसे रोटेट करता है, जैसे जैसे ये रोटेट करता है, और ये जैसे जैसे रोटेट करने लगा, आपको देखने को मिलेगा कि फ्लक्स का चेंजेज आएगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने के वजह से ही इस सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होगा, जिसको आउटपुट लोड के थ्रू हम बाहर कर लेते हैं। तो ये देखिए एरो दिख रहा है ना आपको, ये एरो है करंट का, देखिए यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से बाहर, देख रहे हो आप। तो ये बेसिकली आउटपुट हो रहा है, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं,
बाहर की तरफ करंट को ला रहा है। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल आप सीधे सीधे बोलोगे फैराडेज लॉ। वहां पर भी इंडक्शन होता है, यहां पर भी इंडक्शन होता है, ठीक है। यहां पर जब ये यानी कि एक सेक्शन से जब ये दूसरे सेक्शन में गया, यानी वन रोटेशन नहीं, अभी हाफ ऑफ रोटेशन। देखिए अगर हम नाम दे दें पी क्यू आर एस, तो अभी ये इधर आएगा तो इधर आ गया, अब पी क्यू आर एस इधर आ गया। तो अभी आपको देखने को मिलेगा इनका डिजाइन इस तरीके से होता है कि इनका जो करंट का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज सेम होता है। देखिए ये करंट के डायरेक्शन सेम होगा, देख रहे हो आप, यहाँ पर भी करंट देखिए आप, देखिए इस तरीके से करंट यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से देखिए करंट इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये करंट जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। अल्टरनेट होने के बाद इन्होंने एसी जनरेटर का नाम आया, और ये एसी जनरेटर में आप देखोगे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है फाइनली, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट रहा आपका, थोड़ी सी बातें और। प्रिंसिपल जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमने बताया आपको फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ उतना ही इंड्यूस होगा जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। रोटेशन मस्ट है, अगर रोटेशन नहीं हुआ तो फिर कभी ये पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ी सी बात कर लो जैसे कि फ्लक्स की बात, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए कॉस थीटा। बेसिकली आप ये क्या लेते हो, फ्लक्स की वैल्यू होती है, आपको ऑलरेडी पता है, फाई इक्वल टू बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। और अगर बात करें इंड्यूस ईएमएफ की, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है डिफ्रेंशिएट आप करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे आपने डिफ्रेंशिएट किया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया, ठीक है। फिर इंड्यूस ईएमएफ दैट इज मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि साइनोसॉइडल के फॉर्म में आपने देखा। मैग्नीट्यूड इसका हमेशा क्या होता है भाई, चेंज होता है पीरियोडिकली, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा बदलता रहता है, डायरेक्शन एक पीरियड के बाद चेंज होता है। वैसे ही यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल वही फेज है जो कॉइल को आप रोटेट कराते हो, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे, तो यहाँ पर आपने बना रखा होगा नॉर्थ, यहाँ पर आपने बना रखा होगा साउथ मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होगी। तो बेसिकली आपने एंगल इन्हीं के बीच में देखा, ये एंगल क्या हो जाता है, थीटा। देखिए यहाँ पर एंगल दिया है थीटा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिटेल डिस्कशन हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी जनरेटर। अगर एसी जनरेटर आएगा फुल 5 मार्क्स में आएगा, वो आपको इस तरीके से गिवन होगा कि राइट द प्रिंसिपल वर्किंग एंड डायग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से देगा। यानी कि आपको प्रिंसिपल भी लिखना होगा वहां पे, फिर उसके डायग्राम भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन, सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने होंगे, अलग अलग नेमिंग करना होगा। उसके बाद से आपको उसका वर्किंग भी दिखाना होगा, वर्किंग भी आपको लिखना होगा, डिटेल में आप लिख सकते हो, ठीक है। आज एक बच्चे का क्वेश्चन आया, टेलीस्कोप सर बताइए आप। बेटा टेलीस्कोप अभी हम लोग ऑप्टिक्स का टॉपिक आपको शेड्यूल मिला है उसमें आगे है ना, तो ऑप्टिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो टेलीस्कोप भी बताएंगे आपको, ठीक है। नाराज नहीं होना है आपको, अभी जो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है उसको अच्छे से पढ़ना है। यहां तक आप अच्छे से कंसिडर कर लो, बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लो, ठीक है। आगे हम लोग और भी टॉपिक आपका कंसिडर करते चलेंगे। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन, आपके माइंड में कुछ डाउट्स हो रहे हैं वो आप सेंड करिए प्लीज़। आप लोग अगर सेंड नहीं करोगे तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएंगे फिर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपना क्वेश्चन मेल करो, ऑल द